स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों जल्द ही साल 2022 खत्म होने को है और हमारी जीवन की गाड़ी साल 2023 में प्रवेश करने वाली है। बेशक इस नए साल के शुरू होते ही हम सब नई ऊर्जा के साथ अपने भविष्य के निर्माण में दुगनी स्फूर्ति के साथ लग जाएंगे। यूं तो 2022 का साल अपने आप में यूनिक था क्योंकि इसकी शुरुआत कोविड पैंडेमिक के आफ्टर इफेक्ट्स के बीच हुई थी। क्योंकि एक और ग्लोबल इकोनॉमी चरमराई हुई थी तो वहीं दूसरी ओर कोविड की रीएमर्जेंस को लेकर भविष्य की चिंता के बादलों को भी साफ देखा जा सकता था। लेकिन इस सब के बीच भी इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज और स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क को मजबूत बनाए रखने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। तभी जहां इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रोडक्टिव और एफिशिएंट बनाने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को 1 दर्जन से ज्यादा सेक्टर्स के लिए खोल दिया गया, तो वहीं सनराइज इंडस्ट्रीज, NFTs और डिजिटल करेंसी जैसे न्यूली इमर्जिंग सेक्टर्स के लिए इफेक्टिव पॉलिसीज बनाई जा रही हैं। साथ ही गवर्नमेंट ने इस साल लगातार एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू से बदलकर कैपिटल की ओर मोड़ने का प्रयास किया। यही कारण है कि देश के हर सेक्टर में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसकी झलक हमें बजट 2022 और 23 के साथ ही देखने को मिली थी। दोस्तों इंडिया के लिए ये 2022 का साल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल के अंत में पहली बार भारत को G20 की लीडरशिप करने का मौका मिला है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 2023 अपने साथ क्या क्या लेकर आने वाला है। लेकिन उसके पहले चलिए आज हम सब मिलकर 2022 का एक रिकैप ले लेते हैं और अपने रियर व्यू मिरर से एक आखिरी बार देश की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा लिए गए कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस और उनके द्वारा लागू की गई कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसीज को रिवाइज कर लेते हैं। ऐसा करना हमारे लिए इसलिए भी जरूरी है ताकि हम आने वाले साल और उससे जुड़ी सरकार की तैयारियों को बेहतर रूप से समझ सकेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के GS पेपर 3 के इंडियन इकोनॉमिक सेक्शन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम शुरू करते हैं। दोस्तों यूपीएससी की तैयारी फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल के जैसे होती है। जीत दर्ज करी तो पूरी दुनिया आपके लिए शोर मचाती है, पर कोई ये नहीं जानना चाहता कि उस टीम के हर एक खिलाड़ी ने न जाने कितने वक्त पहले से उस एक मैच के लिए तैयारी करनी शुरू कर दी थी, उस एक मैच के लिए कितना त्याग करा। जितनी जल्दी एक खिलाड़ी अपने गोल को तय करके तैयारी करने लग जाता है उतना ही ज्यादा वो खिलाड़ी अपने फाइनल मैच में रेडी रहता है। एंड सेम गोज विथ यूपीएससी। आप जितनी जल्दी तैयारी चालू कर देंगे आपके पास एक अपर हैंड होगा एग्जाम की कॉम्प्लेक्सिटीज को उतने ही अच्छे से टैकल करने का। और इसी अपर हैंड को प्रोवाइड कराने के लिए स्टडी IQ लेकर आया है साल की आखिरी और सबसे बड़ी सेल को, जिसके अंतर्गत आपको 2024 के लिए पहला यूपीएससी प्री प्लस मेंस लाइव फाउंडेशन बैच मिलेगा मात्र और मात्र 17,499 की सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। ये सेल 31 दिसंबर तक वैलिड है। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों जनवरी 2022 में एक अहम फैसला लेते हुए भारतीय सरकार ने डॉक्टर V अनंथा नागेश्वरन को अपना चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर नियुक्त किया, जो एक वेल एक्नॉलेज्ड इकोनॉमिस्ट होने के साथ साथ 2019 से 2020 तक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के पार्ट टाइम मेंबर भी थे। इसी बीच एक ऐतिहासिक घटना और घटी जब 27 जनवरी 2022 को भारत के डेट रिडन फ्लैग कैरियर एयरलाइन ऑफ इंडिया एयर इंडिया का स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट किया गया, जिसके चलते 1953 में नेशनलाइज्ड हुई एयर इंडिया से गवर्नमेंट की हिस्सेदारी को खत्म कर दिया गया और ये फिर से टाटा ग्रुप के पास वापस पहुंच गई। वहीं दूसरी ओर अब ये बात भी नजर आने लगी थी कि देश की इकोनॉमी वापस पटरी पर आ चुकी है, जिसे एस्टैब्लिश करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने 31 जनवरी 2022 को किए अपने प्रेस रिलीज में बताया कि जनवरी 2022 के महीने में कुल 1,38,394 करोड़ रुपीस का ग्रॉस GST रेवेन्यू कलेक्शन हुआ है, जो कि जनवरी 2021 के मुकाबले 15% और जनवरी 2020 के मुकाबले 25% ज्यादा था। यह हमारी करंट गवर्नमेंट की स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसी ही थी, जिसने वंस इन अ सेंचुरी काइंड ऑफ क्राइसिस के बीच भी भारत की इकोनॉमी को बाकी दुनिया के कंपैरिजन में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर बनाए रखा। यही कारण है कि जनवरी 31 को रिलीज इकोनॉमिक सर्वे 2021 एंड 22 के लिए इसी पॉलिसी की एजाइल अप्रोच को ही सेंट्रल थीम सिलेक्ट किया गया, जिसमें गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी के इसी एजाइल अप्रोच को डिटेल में प्रेजेंट किया गया कि कैसे फीडबैक लूप्स, रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ एक्चुअल आउटकम्स, फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्सेस और सेफ्टी नेट बफर्स जैसे ढेरों मेजर्स के जरिए सरकार ने कोविड के बीच भी भारतीय अर्थव्यवस्था के स्तंभ को ध्वस्त नहीं होने दिया।
यही कारण है कि 2022 के इकोनॉमिक सर्वे में 2022 से 23 के दौरान इंडियन इकोनॉमी की प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट 8 से 8.5 के बीच रहने का अनुमान लगाया गया है। यही नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा रिलीज इकोनॉमिक सर्वे में ये बात भी सामने आई कि बीते साल में इंडियन जीडीपी में सर्विस सेक्टर का शेयर बढ़कर लगभग 50% हो चुका था। वहीं दूसरी ओर पैंडेमिक के बीच भी एग्रीकल्चर सेक्टर ने 2021-22 में 3.9% की ग्रोथ रजिस्टर की थी, जिससे गवर्नमेंट के सस्टेन्ड लॉन्ग टर्म एक्सपेंशन के लिए किए गए सप्लाई साइड रिफॉर्म की सफलता साफ देखी जा सकती है। यही नहीं, इसी के साथ ही फाइनेंस मिनिस्टर ने यह घोषित कर दिया कि फरवरी में घोषित होने वाला बजट 2022-23 पेपरलेस होगा। तो चलिए अब हम अपने इस सफर में बजट मंथ यानी फरवरी में प्रवेश करते हैं और जानते हैं इकोनॉमी और फाइनेंस रिलेटेड साल के सबसे महत्वपूर्ण महीने में सरकार ने देश को क्या दिया। दोस्तों, बीते कुछ सालों से फरवरी का महीना देश की आम जनता से लेकर उद्योगपतियों और तमाम आर्थिक और सामाजिक तंत्रों के लिए महत्वपूर्ण बन गया है, क्योंकि अब इसी महीने में हमारी सरकार आने वाले एक साल के इकोनॉमिक और बजटरी प्लान्स को लेकर आती है। ऐसे में सबकी निगाहें टकटकी लगाए 1 फरवरी को रिलीज होने वाले बजट का इंतजार करती रहती हैं। 2022 में भी जब फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बजट रिलीज किया तो सब इसी इंतजार में थे कि इस बार सरकार के पिटारे से क्या निकलेगा, और जब पिटारा खुला तो उसने सरकार की मंशा साफ कर दी। दोस्तों, बजट ने 2022 से लेकर 2047 तक, जब भारत अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेगा, उसके 25 साल के इस पीरियड को भारत का अमृत काल घोषित किया। और इस बजट ने उस अमृत काल के फाउंडेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए 4 प्रायोरिटीज सेट की, जिसमें पहली प्रायोरिटी है देश के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में नई क्रांति लाने वाला और अपने में रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे 7 इंजन्स को इंक्लूड किए हुए पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, जिसके अंतर्गत नेशनल हाईवेज नेटवर्क एक्सपेंशन, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, रेलवेज के एडवांसमेंट के लिए कवच और वंदे भारत जैसे स्टेप्स का एक्सपेंशन, और साथ ही वन स्टेशन वन प्रोडक्ट जैसे इनोवेटिव स्कीम से लोकल इकोनॉमी और सप्लाई चेन मैनेजमेंट को बूस्ट करना शामिल है। इसी कड़ी में दूसरी प्रायोरिटी है इस डेवलपमेंट को देश के हर कोने और आबादी के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए इंक्लूसिव डेवलपमेंट को प्रायोरिटाइज करना। तीसरी प्रायोरिटी है देश के हर सेक्टर में प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने के साथ साथ सनराइज अपॉर्चुनिटीज, एनर्जी ट्रांजिशन और क्लाइमेट एक्शंस जैसे एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल कदम उठाना। और चौथी प्रायोरिटी है इस इन्वेस्टमेंट बैक डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए फाइनेंशियल सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करना। लास्ट की तीनों प्रायोरिटीज यानी इंक्लूसिव डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट और मेकिंग फाइनेंशियल सेक्टर स्ट्रॉन्ग को एक साथ साधने के लिए बजट में बहुत से प्रावधान किए गए। उदाहरण के तौर पर इस बजट के अंदर केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के लिए 1400 करोड़ रुपीस का आउटले किया गया, जिससे 9.08 लाख हेक्टेयर्स फार्मर लैंड को इरिगेट किया जा सकेगा। सिमिलरली एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रो करने के लिए प्रोक्योरमेंट प्राइस का डायरेक्ट ट्रांसफर, किसान ड्रोन्स, डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स और केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग के लिए भी विशेष कदम उठाए गए। इसी तरह एमएसएमई सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए उद्यम, ई श्रम, एनसीएस एंड असीम पोर्टल्स को इंटरलिंक करने की घोषणा के साथ साथ 6000 करोड़ के आउटले के साथ रैम्प यानी रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। वहीं देश में स्किल डेवलपमेंट और रीस्किलिंग को बढ़ावा देने के लिए देश स्टैक ई पोर्टल यानी डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड को लॉन्च किया गया। साथ ही लोगों की जरूरतों से जुड़ी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्या से निपटने के लिए अलग अलग मिनिस्ट्रीज के अंडर बहुत सी स्कीम्स को लॉन्च किया गया या कुछ ऑनगोइंग स्कीम्स को आगे प्रमोट किया गया, जैसे नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम 3.8 करोड़ लोगों के घरों तक पीने का पानी पहुंचाने के लिए 60,000 करोड़ के आउटले से हर घर नल से जल स्कीम, 48,000 करोड़ के आउटले से 80 लाख घर बनवाने के लिए हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम एक्सेट्रा। यही नहीं, नॉर्थ ईस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए 1500 करोड़ रुपए के आउटले के साथ पीएम डिवाइन प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट स्कीम को अनाउंस किया गया। साथ ही फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी बजट स्पीच में कहा कि गवर्नमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जियोस्पेशियल सिस्टम एंड ड्रोन्स, सेमीकंडक्टर और उसके इकोसिस्टम, स्पेस इकोनॉमी, ग्रीन एनर्जी और क्लीन मोबिलिटी सिस्टम्स जैसी सनराइज इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाने और इस फील्ड के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपना सहयोग देने के लिए वचनबद्ध है।
ताकि इंडिया एक सस्टेनेबल तरीके से डेवलपमेंट के नए आयाम को छू सके। वहीं बदलते समय के साथ इस बजट के जरिए कुछ इनोवेटिव स्टेप्स की भी घोषणा करी गई, जैसे 2022-23 में आरबीआई द्वारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए डिजिटल रुपी लॉन्च करना, ई पासपोर्ट की सुविधा देना और सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स जैसे इनोवेटिव स्टेप्स की भी घोषणा करी गई। साथ ही इंटरनेशनल सेटलमेंट के डिस्प्यूट्स को टाइमली सुलझाने के लिए इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर को स्टैब्लिश करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। ऐसे में इस बजट में 2022-23 में होने वाले टोटल एक्सपेंडिचर की वैल्यू रुपीज 39.45 लाख करोड़ एस्टिमेट करी गई। वहीं इसी पीरियड में टोटल रिसीट 22.84 लाख करोड़ एस्टिमेटेड है। इसके चलते 2022-23 के बीच फिस्कल डेफिसिट के जीडीपी के 6.4% रहने की उम्मीद है। इसी बजट में टैक्सेशन से रिलेटेड भी कुछ रिफॉर्म्स प्रपोज किए गए, जैसे स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए उनके टैक्स बेनिफिट्स को ऑगमेंट किया गया। साथ ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स को 18.5% से घटाकर 15% किया गया। वहीं पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए भी टैक्सेशन सिस्टम से राहत के प्रावधान घोषित किए गए, जबकि अलग अलग सेगमेंट्स और प्रोडक्ट्स में भी टैक्सेशन स्लैब को ऑल्टर किया गया। लेकिन इस प्रोसेस में जिस एक स्टेप का सबको इंतजार था वो था डिजिटल या वर्चुअल एसेट जैसे एनएफटीज या बिटकॉइंस जैसी डिजिटल करेंसीज पर लगने वाला टैक्सेशन, जो इसके पहले फॉर्मल इंडियन टैक्सेशन सिस्टम से बाहर था। लेकिन इस बजट में इन पर भी 30% टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया गया। लेकिन इस बजट और इसके बाद फरवरी में फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा अटेंड की गई अलग अलग बैठकों और दिए गए एड्रेसेस में यह साफ हो गया कि भारत अब अपने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को पुश करके उसे एक मल्टीप्लायर इफेक्ट डेवलप करना चाह रहा है। यही कारण है कि इस बजट में भी बीते साल के कंपैरिजन में कैपिटल एक्सपेंडिचर को 35.4% बढ़ा दिया गया। चलिए अब हम इस बजट मंथ से निकलकर मार्च की ओर मार्च करते हैं। दोस्तों 1 मार्च 2022 को सिविल अकाउंट्स डे के मौके पर फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन ने बजट 2022-23 में घोषित इलेक्टोरियल बिल यानी ई बिल प्रोसेसिंग सिस्टम को फॉर्मली लॉन्च किया। यहां हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह सिस्टम गवर्नमेंट के सभी वेंडर्स और सप्लायर्स के लिए एक ट्रांसपेरेंट, एफिशिएंट और फेसलेस पेपरलेस पेमेंट सिस्टम है, जिससे सप्लायर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए अपने क्लेम्स ऑनलाइन सबमिट करना और उसे रियल टाइम में ट्रैक करना पॉसिबल हो जाएगा, जो डिजिटल इंडिया के मिशन में तो एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है ही। इसके चलते भारत का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और डिजिटल इंडिया इकोसिस्टम भी बेहतर होंगे। वहीं दूसरी ओर इसी दिशा में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा देश के सभी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स के लिए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को डेवलप और रेगुलेट करने के लिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी IFSCA को स्टैब्लिश करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। दोस्तों अप्रैल के महीने की शुरुआत एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग न्यूज के साथ हुई, जब 1 अप्रैल को रिलीज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2022 में बीते सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1,42,095 करोड़ रुपीस का ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन देखने को मिला। इसी इनकरेजिंग न्यूज के बीच फाइनेंस मिनिस्टर ने अप्रैल मिड में IMF वर्ल्ड बैंक की स्प्रिंग मीटिंग्स अटेंड करने के लिए USA का दौरा किया, जहां इन मीटिंग्स के साइडलाइंस में उन्होंने IMF की MD मिस क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से मिलकर इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसीज के साथ साथ पोस्ट कोविड ग्लोबल इकोनॉमी पर भी गंभीर चर्चाएं की। इसके बाद उन्होंने अपनी इसी विजिट में G20 और FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के डेलीगेशन से भी मुलाकात की। यही नहीं, मिसेस सीतारमन ने वॉशिंगटन बेस्ड प्रोमिनेंट थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल से भी फॉर्मल इंटरैक्शन और पॉलिसी बेस्ड डिस्कशंस किए। मई का महीना जीएसटी कलेक्शन में एक और कीर्तिमान के साथ शुरू हुआ। 1 मई को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की रिपोर्ट ने अपने प्रेस रिलीज में बताया कि अप्रैल 2022 में ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए 1.68 लाख करोड़ रुपीस का रहा। ऐसे में दोस्तों अब तक आप ये बात समझ गए होंगे कि कोविड के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की गाड़ी पटरी पर आ चुकी थी। यही कारण है कि हर गुजरते महीने के साथ जीएसटी कलेक्शन अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा था। इसी बीच भारतीयों को अफोर्डेबल इंश्योरेंस और सोशल सिक्योरिटी नेट प्रोवाइड करने वाली 3 वेलफेयर स्कीम्स PMSBY यानी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, PMJJBY यानी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और APY यानी अटल पेंशन योजना ने अपने 7 साल पूरे कर लिए थे। इन 7 सालों में PMJJBY ने 12.76 करोड़ से ज्यादा, PMSBY ने 28.37 करोड़ से ज्यादा और APY में 4 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स एनरोल्ड हो चुके थे। वहीं मई मिड में UAE के मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी HE अब्दुल्ला बिन तौक अल मरी ने
न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज्ड इंडिया यूएई इकोनॉमिक पार्टनरशिप समिट इंडिया यूएई सीईपीए अनलीशिंग द गोल्डन एरा के दौरान दोनों देशों की मिनिस्ट्रीज के बीच स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक और कमर्शियल एंगेजमेंट के लिए बैठक की, जिसमें विश्व में भारत के बढ़ते वर्चस्व को साफ देखा गया। वहीं दूसरी ओर मई के महीने में ही मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आने वाले डीआरआई यानी डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने ऑपरेशन नमकीन चलाकर गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर 52 किलोग्राम कोकीन को सीज किया। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत 500 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी गई। दोस्तों यहाँ हम आपको बता दें कि इस ऑपरेशन को ये नाम इसके इंटेल की वजह से मिला, जिसमें यह बात सामने आई थी कि ईरान से मुंद्रा आ रहे एक कॉमन सॉल्ट के कंसाइनमेंट में असल में कोकीन छुपाकर भेजी जा रही है। यही नहीं, मई में ही डीआरआई ने ऑपरेशन रक्त चंदन चलाकर 11.70 करोड़ से ज्यादा का इलीगल लाल चंदन साबरमती से जब्त किया, जिसे यहां से यूएई के शारजा भेजा जा रहा था। दोस्तों इंडियन इंडिपेंडेंस के 75th ईयर को कमेमोरेट करने के लिए मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान ही जून के दूसरे हफ्ते में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा आइकॉनिक वीक मनाया गया, जिसके दौरान बहुत से सिटीजन सेंट्रिक इनिशिएटिव्स, फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम्स, लेक्चर सीरीज, सेमिनार्स और सिंपोसिया को ऑर्गेनाइज किया गया। साथ ही इसी मौके पर पानाजी में धरोहर नाम के नेशनल म्यूजियम ऑफ कस्टम्स एंड जीएसटी का इनॉग्रेशन भी हुआ। दोस्तों इस म्यूजियम में न केवल इंडियन कस्टम्स द्वारा सीज्ड आर्टिफैक्ट्स शोकेस किए जाएंगे, बल्कि यहाँ कस्टम्स डिपार्टमेंट के वेरियस एस्पेक्ट्स और ड्यूटीज को भी डिस्प्ले किया जाएगा। इसी दौरान मिनिस्ट्री ने नेत्र यानी न्यू ई ट्रैकिंग एंड रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन पोर्टल्स और आइडियाज या इंडियन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस स्कीम का मोबाइल एप्लीकेशन भी रिलीज किया। यहाँ हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, आइडियाज के माध्यम से इंडिया लो और मिडिल इनकम कंट्रीज को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेड और स्किल ट्रांसफर के लिए कंसेशनल फाइनेंस एक्सटेंड करता है। टिल डेट इंडिया ने 66 से ज्यादा अफ्रीकन, एशियन, लैटिन अमेरिकन, ओशियानिया और कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स यानी CIS रीजन की कंट्रीज को लगभग $34.56 बिलियन का फाइनेंस प्रोवाइड किया है। वहीं जून के आखिरी हफ्ते में फाइनेंस मिनिस्टर की अध्यक्षता में 47th जीएसटी काउंसिल मीटिंग भी ऑर्गेनाइज करी गई, जिसमें जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल से जुड़े कुछ रिफॉर्म्स के साथ साथ कैसीनो, रेस कोर्स और ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े मुद्दों पर भी स्टेट से उनके इनपुट्स मांगे गए। लेकिन जीएसटी के इतिहास के लिहाज से आने वाला महीना और भी ज्यादा खास होने वाला था। चलिए अब हम बढ़ते हैं जुलाई की तरफ। दोस्तों 1 जुलाई 2022 को देश में 5th जीएसटी डे मनाया गया, क्योंकि इसी दिन 2017 में पहली बार जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को इंप्लीमेंट किया गया था। ऐसे में इस अवसर का थीम या विजन चुना गया था जीएसटी एट द रेट 5 साधन, देश के सर्वांगीण विकास का। और इस अवसर पर बीते 5 सालों में जीएसटी में आए बदलावों से देश के नागरिकों को अवगत कराया गया। वहीं दूसरी ओर इसी महीने में सरकार की ओर से नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड यानी NINL का स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट भी फाइनल कर दिया गया और इसे टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड को सौंप दिया गया। यही नहीं, पीएम मोदी ने गुजरात के इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी या गिफ्ट सिटी में देश के अकेले इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर यानी IFSC में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी यानी IFSCA के हेडक्वार्टर्स की नींव रखी। यहाँ हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि IFSCA एक यूनिफाइड स्टैट्यूटरी रेगुलेटर की तरह देश के इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के डेवलपमेंट और रेगुलेशन का काम करेगा। लेकिन इसी बीच DRI यानी डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने फिर से अपना जौहर दिखाते हुए ओप्पो मोबाइल प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करते हुए 4,389 करोड़ रुपीस के कस्टम टैक्स एवेजन का खुलासा किया, जिसके बाद एक बार फिर चाइनीज कंपनीज के भारत में होने वाले व्यापार और उनके किरदार पर एक सवालिया निशान खड़ा हुआ। दोस्तों अगस्त की शुरुआत भी एक नए रिकॉर्ड के साथ हुई। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा 1 अगस्त को रिलीज की गई प्रेस रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि अकेले 31 जुलाई को ही रिकॉर्ड 72.42 लाख लोगों ने अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करके बीते सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। वहीं अगस्त के महीने में ही एक आंकड़ा और सामने आया। अपनी लॉन्चिंग के 8 साल पूरे कर चुके प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 46.25 करोड़ से ज्यादा बेनिफिशियरीज लाभ उठा चुके हैं,
जिनमें से 56% बैंक अकाउंट महिलाओं के हैं, जबकि 67% जनधन बैंक अकाउंट्स रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में हैं। ऐसे में हम साफ देख सकते हैं कि इस स्कीम ने फाइनेंशियल इंक्लूजन के नए आयाम को छुआ है। लोक सेवा के अपने इसी प्रतिज्ञा को पूरा करने की दिशा में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अगस्त के ही महीने में जन समर्थ पोर्टल भी लॉन्च किया। ये पोर्टल क्रेडिट लिंक्ड गवर्नमेंट स्कीम्स के अंतर्गत मिलने वाली लोनिंग फैसिलिटीज को उनके बेनिफिशियरीज को प्रोवाइड कराने के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म का काम करेगा, जो इन योजनाओं के सभी स्टेक होल्डर्स जैसे बेनिफिशियरीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज और नोडल एजेंसीज को सुगमता से आपस में जोड़ेगा, जिसके जरिए यूथ, स्टूडेंट्स, एंटरप्रेन्योर्स और फार्मर्स इत्यादि को एजुकेशन लोन्स, एग्रीकल्चर लोन्स, बिजनेस एक्टिविटी लोन्स और लाइवलीहुड लोन्स जैसी सुविधाएं प्राप्त हो सकें। दोस्तों, सितंबर के महीने में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आने वाले सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स ने जहां एक और हिमाचल प्रदेश में 1000 हेक्टेयर से ज्यादा के एरिया में कल्टीवेट किए जा रहे इलिसिट कैनाबिस यानी गांजे को डिस्ट्रॉय कर दिया, वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश में भी 1000 किलोग्राम से ज्यादा पॉपी स्ट्रॉस को सीज किया। ऐसे में हम देख सकते हैं DRI फाइनेंस मिनिस्ट्री का अकेला वॉचडॉग नहीं है जिसने इंडिया में हो रहे फाइनेंस रिलेटेड क्राइम्स को रोकने के लिए कमर कस रखी है। दोस्तों, अक्टूबर के महीने की शुरुआत में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आने वाले PFRDA यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा 1 अक्टूबर को मनाए गए NPS दिवस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम दिवस के रूप में हुई, जिसका एम देश के नागरिकों में पेंशन और रिटायरमेंट प्लानिंग को प्रमोट करना था। इसके लिए PFRDA ने अपने इस कैंपेन को सोशल मीडिया के जरिए बढ़ चढ़कर प्रमोट करा। वहीं दूसरी ओर 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आने वाले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हरित आयकर यानी हरियाली अचीवमेंट रेजोल्यूशन बाय इनकम टैक्स नाम से अपनी तरह का इनोवेटिव इनिशिएटिव लिया। हरित आयकर का एम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बिल्डिंग्स के आसपास के क्षेत्रों और दूसरे पब्लिक एरियाज में ट्रीज को प्लांट करके हरियाली को बढ़ाना और माइक्रो फॉरेस्ट क्रिएट करना है। दोस्तों, अब तक के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा उठाए गए कदमों से हम साफ देख सकते हैं कि उसके द्वारा बजट 2022-23 में अमृत काल के लिए सेट की गई प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग ही समय समय पर कदम उठाए गए। इसी कड़ी में सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट को अचीव करने की दिशा में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने भारत का पहला सोवर्ण ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क रिलीज कर दिया। इस फ्रेमवर्क के प्रोविजंस को ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी के रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग ही फॉर्मुलेट किया गया है। साथ ही यहाँ हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सोवर्ण ग्रीन बॉन्ड्स एक देश की सरकार द्वारा एनवायरनमेंट या क्लाइमेट चेंज को पॉजिटिवली अफेक्ट करने वाले ग्रीन प्रोजेक्ट्स को फंड करने के उद्देश्य से रिलीज किए जाते हैं, ताकि इनके जरिए ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए इन्वेस्टमेंट जुटाए जा सकें। ऐसे में इंडियन गवर्नमेंट द्वारा ग्रीन बॉन्ड्स का फ्रेमवर्क रिलीज करना पेरिस एग्रीमेंट के अंडर इंडिया के नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन टारगेट्स के अपने कमिटमेंट को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। वहीं इंडिया के इस फ्रेमवर्क को इंडिपेंडेंट और ग्लोबली रिनोन्ड नॉर्वे बेस्ड सेकंड पार्टी ओपिनियन प्रोवाइडर CICERO ने गुड गवर्नेंस स्कोर के साथ मीडियम ग्रीन की कैटेगरी में डाला है, जो इसे इंटरनेशनली एस्टैब्लिश्ड बेस्ट प्रैक्टिसेस के कंपेरेबल बना देता है। चलिए अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस की दिशा में अचीव किए गए माइलस्टोन को डिस्कस करने के बाद हम बढ़ते हैं अपने अंतिम पड़ाव दिसंबर 2022 की ओर। दोस्तों, दिसंबर 2022 आते ही हमारे देश के लिए एक नया दरवाजा खुल चुका है, क्योंकि भारत को पहली बार G20 की प्रेसिडेंसी हासिल हुई। G20 जो ग्लोबल GDP का लगभग 85%, ग्लोबल ट्रेड का लगभग 75% और वर्ल्ड पॉपुलेशन का लगभग 2/3 रिप्रेजेंट करता है, ऐसे ग्रुप की प्रेसिडेंसी इंडिया को अपनी सॉफ्ट पावर एनहांस करने और उसके बल पर मेंबर स्टेट्स के बीच आपसी सहयोग से अपने सेल्फ इंटरेस्ट को प्रमोट करने का एक यूनिक चांस दे रहा है। इसी सिलसिले में दिसंबर के दूसरे हफ्ते में पहली बार बेंगलुरु में G20 फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डिप्यूटीज की बैठक ऑर्गेनाइज कराई गई है, जिसमें ग्लोबल इकोनॉमी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल फाइनेंस, इंटरनेशनल टैक्सेशन, ग्लोबल हेल्थ, फाइनेंशियल सेक्टर और फाइनेंशियल इंक्लूजन जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। अब चूंकि G20 की ये प्रेसिडेंसी इंडिया के पास अगले 1 साल के लिए रहने वाली है, तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि भारत इस अपॉर्चुनिटी का लाभ अपने इकोनॉमिक ग्रोथ और एडवांसमेंट के लिए कैसे उठा पाता है। हालांकि इकोनॉमिक एडवांसमेंट की दिशा में ही RBI द्वारा एक इनोवेटिव स्टेप भी इसी महीने लिया गया, जिसकी दस्तक तो बजट 2022-23 में ही सुनाई दे गई थी, लेकिन इसे इंप्लीमेंट किया जाना अभी तक बाकी था।
जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आरबीआई की डिजिटल करेंसी की। इसी विषय में और जानकारी देते हुए यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस श्री पंकज चौधरी ने दिसंबर में ही लोकसभा को यह बताया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के पायलट प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं, जिसके लिए रिटेल पायलट प्रोजेक्ट्स को चलाने के लिए आरबीआई ने 8 बैंक्स को आइडेंटिफाई कर लिया है, जिनमें फेज वाइज पार्टिसिपेशन को इंप्लीमेंट किया जाएगा। यहाँ हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रिटेल पायलट प्रोजेक्ट में शामिल होने वाले ये 8 बैंक्स हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, येस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय और इस अमृतकाल में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कौन से नए और इनोवेटिव स्टेप्स लेती है। लेकिन इस सब के बीच भी कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिन पर कुछ ठोस कदम लिए जाने की जरूरत थी, लेकिन कहीं ना कहीं फाइनेंस मिनिस्ट्री इसमें विफल होती दिखाई दी। उदाहरण के लिए अक्टूबर मिड आते आते डॉलर के मुकाबले रुपीज 83.07 के अपने रिकॉर्ड लोवेस्ट वैल्यू तक गिर गया, जो भारत जैसे इंपोर्ट डिपेंडेंट नेशन के लिए एक चिंता का विषय है। वहीं दूसरी ओर हर बार की तरह इस साल भी इंडियन इकोनॉमी जॉबलेस ग्रोथ रजिस्टर करती नजर आई। यही कारण है कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट पूरे साल ही 7 से 8% के बीच झूलती रही। लेकिन इसके बीच भी जिस आंकड़े ने सबसे ज्यादा विडंबना पैदा की वो थी कि ग्रेजुएट और उससे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों में ये बेरोजगारी 20% के आंकड़े के भी पार रही। क्योंकि जहां एक ओर भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर महंगाई दर भी लगातार ऊपर जाती जा रही है, जिसे देखते हुए इकोनॉमिस्ट इसे इंडियन इकोनॉमी में आने वाले स्टैगफ्लेशन की दस्तक मान रहे हैं। ऐसे में आने वाले साल में इस ओर भी विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है, वरना कोविड के बाद इंडियन इकोनॉमी ने जिस के शेप्ड रिकवरी के लक्षण दिखाए हैं वो आने वाले समय में और भी ज्यादा गंभीर हो जाएगी, जिसके चलते इकोनॉमी के कुछ सेक्टर्स तो इस पोस्ट कोविड वर्ल्ड में ग्रोथ अचीव कर लेंगे, लेकिन कुछ सेक्टर्स लगातार नीचे और नीचे जाते जाएंगे, जो ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है। खास तौर पे तब जब इंडियन जीडीपी वर्ल्ड लेवल पर 4th रैंक की ओर तेजी से बढ़ती दिखाई दे रही है। दोस्तों, हमारा मानना है कि आपके लिए ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ईयर अराउंड सम अप सेशन नॉलेजेबल रहा होगा। इसी के साथ हम अपने वीडियो डिस्कशन को यहीं समाप्त करते हैं। और जैसा वीडियो के पहले भाग में बताया गया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से बहुत ज्यादा है, और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, फाइनेंशियल इंक्लूजन इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल पिलर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। डिस्कस इट्स चैलेंजेस एंड सजेस्ट सम मेजर्स फॉर एनहांसिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।